क्या हुआ फासले हैं, फासले तय तो कर, फैसला ऊपर वाले पर छोड़ दो। हाँ, अपना काम तो यार मेहनत करने का है। नॉर्मेलिटी से कितने भी फासले आपके क्यों ना रहे हो, अगर आप ठान लेते हैं कि नहीं यार हमें तो कॉन्सेप्ट को जानना है, हमें तो कंसंट्रेशन टर्म्स की कमियों को दूर करना है, तो डेफिनेटली ये फासले आपको प्रैक्टिस करने के साथ साथ कम होते हुए नजर आ रहे होंगे। आज की हमारी इस प्यारी सी मुलाकात में कंसंट्रेशन टर्म्स पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, नॉर्मेलिटी के मायावी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए आया हूं। इसके साथ साथ लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस और नॉर्मेलिटी एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ डील करने के लिए आप सभी के बीच यार मैं हाजिर हुआ हूं। टुडेस गोल में क्या है, देखिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। हाँ, ढेर सारे क्वेश्चंस को हम जान रहे होंगे, नॉर्मेलिटी के कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को फील कर रहे होंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को जान रहे होंगे। इसके अलावा ढेर सारे क्वेश्चंस की हम लोग यार बातचीत कर रहे होंगे। ये देखिए एम्स 2001 में आया एक शानदार क्वेश्चन, कंसंट्रेशन टर्म्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आई होप सारे शॉर्टकट्स आपको याद होंगे, सारे रिलेशन आपको याद होंगे। क्वेश्चन देख लें एक बार, हाँ जल्दी से क्वेश्चन को देख लें, और मेरे स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और खुद का एक अटेम्प्ट भी आप ले सकते हैं। देखिए मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन विच हैज डेंसिटी आपको दी है ग्राम पर ml में, 98% बाय वेट ये सॉल्यूशन है, मास परसेंटेज आपको सॉल्यूशन की दे रखी है। तो लास्ट सेशन में आपको याद होगा मैंने मास परसेंटेज और मोलैरिटी के बीच ये वाला शानदार रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू 10 रो x बाय mb। याद है आपको? याद नहीं है तो यार एक काम कीजिए, पेज पलटिए, अपने नोटबुक में पीछे जाकर देखिए, ये वाला रिलेशन आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, देख लिया आपने, वेरी गुड। 10 इंटू रो, डेंसिटी है रो 1.84, मास परसेंटेज क्या दे रखी है 98, मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है, H2SO4 सोल्यूट है, पानी में मिलाया गया है, इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करेंगे 98 ही आपको मिल जाएगा। 98 से 98 कैंसिल हुआ, आसान सी कैलकुलेशन आपको दे रखी है, 18.4 मोलर इसका होगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए 1 मिनट से कम टाइम में पलके झपकाते ही आप इसका आंसर बता देंगे, अगर आपको यार ये याद है। हाँ, ये याद नहीं तो फिर कहां से आंसर बता पाएंगे? कुछ चीजें तो आपको यार याद करनी होंगी, फील करनी होंगी, तभी जाकर तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में कामयाबी मिल पाएगी। ये देखना, ए सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 इज M/30, मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस आयंस। ठीक है, मुझे लगता है इससे फर्निश होंगे 3Cl माइनस। इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए FeCl3 को आप आयोनाइज करेंगे तो इससे 1Fe3 पॉजिटिव 1Fe3 पॉजिटिव 3Cl माइनस आयंस मिल रहे होंगे, यानी जो कंसंट्रेशन इसकी है इससे 3 टाइम्स आपको इसकी कंसंट्रेशन मिल रही होगी। Cl माइनस के मोल इसके नंबर ऑफ मोल से 3 गुना होंगे, ये देखिए 3 गुना होंगे। क्लियर है बात? तो कंसंट्रेशन यार 3 टाइम्स आपको मिल रही होगी, वॉल्यूम तो वही है। हाँ, उसी सॉल्यूशन के अंदर यार ये आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर मिल रहा होगा, तो नंबर ऑफ मोल ही चेंज हुए, वॉल्यूम तो उतने ही है, और नंबर ऑफ मोल 3 गुना हुए हैं तो कंसंट्रेशन भी 3 गुना मिल रही होगी। तो ये M/30 है, मतलब 1/30 है। ठीक है, M/30 है, ये M/30 है, आंसर क्या आ जाएगा M/10, मतलब 1/10 मोलर। M/10 का मीनिंग होता है 1/10 मोलर। सी ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, वेरी गुड, मजेदार तरीके से हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ पानी वाटर दैट शुड बी एडेड टू 16 ग्राम मिथेनॉल CH3OH, मिथेनॉल ये है। ठीक है, टू मेक द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एज 0.25। मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन इतना हो जाए, इसमें हमें
इसमें हमें पानी की कितनी क्वांटिटी ऐड करनी होगी। वेट की टर्म्स में बात की गई है, तो कोई टेंशन वाली बात यहां होनी नहीं चाहिए। सॉल्यूशन इस प्रकार से हम देखेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मिथेनॉल के मोल प्लस पानी के मोल। ठीक है, या तो यार वो तमाम रिलेशन यूज हो रहे होंगे क्वेश्चन में जो लास्ट सेशन में सिखाए थे, या फिर जो कंसेंट्रेशन टर्म्स के बेसिक फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूलाज यूज हो रहे होंगे। हाँ, कहीं पर डेफिनेशन को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यानी आपको पूरी कहानी जिस प्रकार से मैंने शब्दों में पिरोई है, उस प्रकार से अगर आप तक, आपके दिलो दिमाग तक पहुंच पाई है, आपने उसको दिमाग में बसाया है, संजोया है, तभी जाकर यार क्वेश्चन आपसे सोल्व हो पाएंगे। लिख लिया। मोल फ्रैक्शन कितना दिया है, 0.25 दिया है। ठीक है, मिथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, मोलर मास चेक कर लें, 12 + 1 × 3 + 16 × 1 प्लस हाइड्रोजन का 1 है, 1 × 1। ठीक है, यहां से 15 + 16 31 31 + 1 32। हाँ, 32 आपको इसका मोलर मास मिल रहा है। तो क्या करेंगे, 16 ग्राम को 32 से डिवाइड कर देंगे, मास बाय मोलर मास। मिथेनॉल के मोल आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, मास बाय मोलर मास। ठीक है, मिथेनॉल के मोल आपको यहां से मिल जाएंगे। पानी के नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, पानी का वेट मान लेते हैं WH2O बाय मोलर मास 18। ठीक है, यहां से WH2 को फाइंड करने की हम पूरी कोशिश कर रहे होंगे। ये 0.5 हुआ। ठीक है, ये 0.5 क्या मिलता है यहां से, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस WH2 बाय 18, ऐसा कुछ मिलता है, इज इक्वल टू 0.25। यहां से क्या होगा, इसको अगर डेसिमल को हम यहां से हटा दें बाय 100 होगा, और यहां से इसको हटा दें तो बाय 10 होगा। ठीक है, तो 10 उस तरफ जाएगा तो 250 हो जाएगा। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर है। यहां से 0.5 हो जाएगा ये, हाँ, 5/10 0.5, यानी 1/0.5 प्लस WH2 बाय 18 इज इक्वल टू 0.5। क्लियर हुई बात। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, 1 इज इक्वल टू 0.25। हाँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस WH2 इंटू 0.5, इसको लिख देंगे 5/10 इंटू 18। क्लियर है, 5 × 10, WH2 बाय 36। हाँ, ये मिल रहा होगा, ये इस तरफ जाएगा 0.75 इज इक्वल टू WH2 बाय 36। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो WH2 क्या मिल रहा होगा, WH2 मिल रहा होगा आपको 0.75 इंटू 36, 0.75 इंटू 36। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 75/100 इंटू 36। 25 3 यही होगा, 25 4 100 होगा, 4 9 36, मतलब 27 ग्राम पानी का मास आ जाएगा। देखना, कैलकुलेशन बेहद आसान है। आई होप ये आंसर आपने भी फाइंड कर लिया होगा। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करना था और फाइनल आंसर हमें मिल जाना था। मैंने तो अप्लाई कर लिया, आपने भी कर लिया, वेरी गुड। आगे देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कोई सॉल्यूशन ए है, इसमें पानी का जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज 0.2। मोलैलिटी ऑफ ए इन H2O। ठीक है, मोलैलिटी ऑफ ए इन H2O, कोई सब्सटेंस है ये, ठीक है ना, ये सब्सटेंस है ए, इसको पानी में मिलाया गया है। हाँ, इसका मतलब ये है, इसकी मोलैलिटी हमें फाइंड करनी है। कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। काई ए की हमें बात करनी है, काई ए की हमें बात करनी है। ठीक है, तो क्या करना होगा इस केस में, ये सल्यूट है क्या, हाँ ये सल्यूट, ऑब्वियस सी बात है, पानी सॉल्वेंट होगा, तभी इस प्रकार से बात की गई है।
तो एक काम कीजिए, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का जो बेहतरीन रिलेशन आप देख चुके हैं उसको अप्लाई कर दो। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, याद है आपको, इनटू मोलर मास ऑफ सोलवेंट, और न्यूमरेटर में इनटू क्या है 1000 है। आई होप याद आया होगा, मुझे तो याद है। ये मैंने आपको यार क्वेश्चन नंबर 1 जो लास्ट सेशन में बताया था उसके लास्ट पार्ट के अंदर शायद सिखाया था। हाँ, लास्ट पार्ट में ये बात हमने की थी, लास्ट रिलेशन में हमने यार ये वाली बात की थी। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या है 0.2 है, बोल रखा सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है। सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ये वाला रिलेशन आप जानते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू 1। हाँ, ये वाला रिलेशन आप जानते होंगे। तो यहां पर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 आप पुट कर दें, सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन 0.8 मिल जाएगा। क्लियर हुई बात, ये 0.8। सोलवेंट पानी है, पानी का मोलर मास 18 है, यहां से 55.55 मिलता है, यहां से ये 4 मिलता है, 4 मिलता है। आप देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, हाँ 4 3 जा 12। क्लियर हुई बात, 4 9 जा 36। हाँ, अप्रोक्सीमेटली इतना ही फाइनल आंसर आपको मिल रहा होगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलें आगे, फिर चलिए आगे देखिए। 70% H2SO4 रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH is the mass of 70% H2SO4 required for neutralization of 1 mole of NaOH। कितना मास होगा पता कर लेंगे, जान लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल है, डरना नहीं है। देखिए H2SO4 NaOH के साथ रिएक्ट होगा। एसिड बेस रिएक्शन के बारे में हल्का फुल्का आपने 10th क्लास में देखा होगा, नहीं तो आज हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में इस प्रकार की तमाम रिएक्शंस की बात कर रहे होंगे। तो देखिए H2SO4 जो है NaOH के साथ रिएक्ट होगा, H2SO4 जो है ये NaOH के साथ रिएक्ट होगा और Na2SO4 बनेगा। हाँ, 2 H प्लस हैं, 2 OH माइनस रिएक्ट होंगे, Na2SO4 बनेगा, 2H2 बन रहा होगा। अब यहां बोला गया है 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। इसके साथ रिएक्ट होने वाला H2SO4 क्या होगा, इसके 1 मोल के साथ देखिए 2 मोल NaOH रिएक्ट होता है। अगर NaOH का 1 मोल रिएक्ट होता है, सोचिए कहानी को रिवर्स करके देखिए यार, ये 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट होंगे। अगर ये 1 मोल है तो यूनिटरी मेथड तो ये कहता है 2 इस तरफ आ जाएगा, 1/2 मोल हो जाएंगे इसके। हाँ, रिएक्ट होने वाले मोल 1/2 मोल हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं इसमें। और 1/2 मोल का जो मास होगा, मोल अगर हमारे पास है तो मास होगा यही होगा। हाँ, मास यही होगा, मास बाय मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल है, इससे मैंने इक्वेट किया, ये 98 है। मोलर मास H2SO4 का 98 है। तो यहां से जो मास मिल रहा होगा, मास ऑफ H2SO4 मिल रहा होगा, ये 49 मिल रहा होगा, ये 49 मिल रहा होगा। लेकिन 70% H2SO4 सॉल्यूशन की बात की गई है। इसका क्या मीनिंग है भाई? इसका मीनिंग इतना है, उस H2SO4 सॉल्यूशन का आपको मास बताना, सॉल्यूशन का मास आपको बताना है जिसमें 70% H2SO4 है। मतलब इस मास का 70% हम लेंगे तो हमें H2SO4 का मास मिल जाएगा। हाँ, सॉल्यूशन के मास का अगर 70% लेंगे तो ये कौन है, सॉल्यूशन का 70% H2SO4 है, तो ये H2SO4 का मास होगा। मैं ये कह रहा हूं आपको, तो सॉल्यूशन का मास बताना है। हाँ, इस सॉल्यूशन में कुछ और चीजें भी हैं, समझ रहे हैं आप लोग? ये जो मास आपने फाइंड किया, ये H2SO4 का मास, केवल इकलौते H2SO4 का मास फाइंड किया जो NaOH के साथ रिएक्ट हुआ है। लेकिन हमें तो यार पूरे सॉल्यूशन का मास बताना जो कि 70% H2SO4 का मास कंटेन कर रहा है। तो क्या करेंगे, इसका 70% ले लेंगे, यहां से सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा। हाँ भैया, इसका 70% H2SO4 है, इसके मास का 70% H2SO4 का मास है, और H2SO4 का मास हमारे पास 49 है। H2SO4 का मास हमारे पास 49 है। तो जिस सॉल्यूशन में H2SO4 है
उसका मास यहां से मिल जाएगा। ये कंडीशन दे रखी है, इसको अप्लाई कर दिया तो यहां से सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा 70 ग्राम। 70 ग्राम ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन था ये देखिए स्टोइक्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पर तो बेस था ही, साथ में यार यहां देखिए मास परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बेस्ड था। तो दोनों कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई कर लिया। एम्स 2002 में क्वेश्चन आया, देखिए दिमाग से चलेंगे तो आंसर तक पहुंच पाएंगे यार। ठीक ना, कोई फॉर्मूला यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है। सोच यहां देखिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को आप किस नजरिए से देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नजरिया बदलेंगे तो ये तो सुना होगा ये आपने, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। यहां देखिए डेंसिटी ऑफ ए 2.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है। मोलैलिटी आपको बतानी है, मोलैलिटी आपको बतानी है, बता देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। मोलैलिटी आपको बतानी है, बता देंगे। देखिए सॉल्यूशन देखिए, फॉर्मूला याद है आपको? अरे फॉर्मूला याद है क्या? मोलैरिटी अगर दे रखी हो, ठीक है, इतने मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड और डेंसिटी ये है, तो मोलैलिटी फाइंड करने का एक बेहतरीन लाजवाब तरीका मैंने लास्ट सेशन में आपके सामने पेश किया था। ठीक है, तो उसको अप्लाई कर लेंगे। क्या तरीका है? 1/m इज इक्वल टू रो बाय कैपिटल M, ठीक है, -mb/1000, -mb/1000। याद आया आपको? इसको अप्लाई कर लो, स्मॉल m मिल जाएगा। रो कितना दे रखा है? 1.02। कैपिटल M क्या है? मोलैरिटी 2.05 -mb/1000 मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एसिटिक एसिड है सोल्यूट, इसको डिसोल्व किया गया पानी में। ठीक है, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। इससे अगर आप मोलर मास देखते हैं, मोलर मास आपको 60 मिलता है। ठीक है, फाइंड कर लिया आपने 60/1000। अप्रोक्सीमेशन लिया जाए तो 1 2 जा 2, वहां इसको अप्रोक्सीमेटली 1 मान लो, इसको 2 मान लो। 1/m इज इक्वल टू 0.5 -0.06। ठीक है, इसमें जब हम माइनस कर रहे हो 0.06 तो आपको 1/m मिल रहा होगा, 1/m मिल रहा होगा 0.44 मिल रहा होगा। ठीक है, यहां से m मिल रहा होगा 1/0.44, 1/0.44। ठीक है, तो यहां से देखिए 100/44 ये मिलता है 100/44। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 पॉइंट समथिंग, यानी ये मिल रहा होगा 2.28 के क्लोज। ठीक है, हाँ, सी ऑप्शन हो जाएगा यार इसका राइट आंसर। आई होप आपने भी कैलकुलेशन की होगी। कैलकुलेट करने का तरीका अपना अपना अलग हो सकता है, लेकिन देखिए यार फॉर्मूला तो यही इस्तेमाल में लाया जा रहा होगा। इसके अलावा बाय डेफिनेशन आप चल रहे होंगे तो वहां से भी इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड किया जा सकता है। एक और मेथड यहां पर देखिए क्वेश्चन सोल्व करने का हो सकता है, या आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएंगे कि हाँ सर मैंने डेफिनेशन के थ्रू चलते हुए क्वेश्चन के फाइनल आंसर तक कदम बढ़ा लिए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखिए, वेरी गुड, मजा आ गया। डेंसिटी आपको दी है, ठीक है, डेंसिटी आपको दी है क्या? द डेंसिटी ऑफ 3.60 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% बाय मास विल बी। अरे डेंसिटी आपसे पूछी गई है, ग्राम पर एमएल में डेंसिटी आपको बतानी है। मोलैरिटी आपको दी है, मास परसेंटेज आपको दी है। अरे सिंपल है ये तो, मोलैरिटी आपको दी है, मास परसेंटेज आपके पास है, सॉल्यूशन तो बिल्कुल सिंपल है। मोलैरिटी इज इक्वल टू, ये अप्लाई कर दो, 10 रो x बाय mb, अप्लाई कर दो, 10 इंटू रो फाइंड करना है। x आपको दिया है, मास परसेंटेज x 29 आपको दिया है, mb मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4
इसका मोलर मास फाइंड कर लो, 98 आएगा। ठीक है, 98 यहां पुट करो, 98 यहां पुट करो। और मोलैरिटी क्या दी है? 3.60। ठीक है, 3.60 ये मोलैरिटी दी है। डेसिमल को हटाएंगे, 100 नीचे लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यही होगा। हाँ यही होगा। अब क्या किया जाए? अब क्या करना है? रो को एक तरफ रखो, बाकी पूरी कहानी को एक तरफ ले जाओ। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। ठीक है, तो 98 इंटू 9, हाँ ये इस तरफ जाएगा, यही होगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 29 इंटू 29। क्या किया जाए? मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए। तो 98 9 जा कितना हो जाएगा? डायरेक्टली बोल देंगे यार, 9 8 जा 72, 2 9 9 जा 81 प्लस 7 88 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 29। 29 इंटू 25 कितना हुआ? ये हुआ 45। 5 2 जा 10 प्लस 4 14 इंटू 29 2 जा 58। ठीक है, अरे क्लियर है ना बात? 5 2 6 7 725। मतलब डेंसिटी मिल जाएगी। 882 को 725 से डिवाइड करना है। 882 को 725 से डिवाइड करना है। 725 1 जा 725, यही तो होगा। ये देखिए, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 1। ठीक है, 0 0 यहाँ। अब क्या किया जाए? 725 2 जा 1450, 1450 यही होगा। 1.2 तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर आया 1.2 के क्लोज। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप कैलकुलेशन मैंने बिल्कुल ठीक से की है। ठीक है ना? 1.2 डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? ग्राम पर एमएल, ग्राम पर एमएल। हाँ, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आपकी कैलकुलेशन भी मेरी कैलकुलेशन से मैच हो रही है। ठीक है यार, चले आगे फिर। आई होप कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल परफेक्ट रही है। कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक आपको अगर यार मिलती है तो माफ कीजिएगा, जल्दबाजी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी तरफ से मैं जी जान लगाकर फाइनल आंसर तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ए 5.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH इज सप्लाइड। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन में मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, मोलैलिटी दी है। अरे बिल्कुल आसान है। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल सोल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी। हाँ, पानी के साथ ही तो मिक्स किया गया है, एक्वा सॉल्यूशन है बिल्कुल, इनटू मोलर मास ऑफ पानी। हाँ यही होगा, और न्यूमिनेटर में 1000 भी होगा। ठीक है, मोलैलिटी 5.2 है, इसको पुट कीजिए 5.2 पुट किया। क्या फाइंड करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल हमें फाइंड करना है। ये कितना हुआ? ये 55.55 हुआ। एक काम कीजिए, इसको भी इस प्रकार से लिख लीजिए, इसको भी इस प्रकार से लिख लीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH is equal to 5.2 divided by 55.55. 5.2 divided by 55.55. अप्रोक्सीमेशन लिया जाए, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लिया जाए,
इसको मान ले 5, इसको मान ले 55.55, तो यहां से ये हो जाएगा लगभग 11, ठीक है ना यार, अप्रोक्सीमेटली 11 हो जाएगा। क्लियर है? अप्रोक्सीमेशन लिया जा सकता है, हल्का फुल्का तो यार लेंगे, नहीं तो पूरा सोल्व करने में तो नानी याद आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए ये 1/11 हुआ, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना हो 1/11। और यहां अगर हम देखें काई मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो, 11 इसके साथ मल्टीप्लाई हो, तो 11 इंटू काई मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये जो माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 12 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल मिल रहा होगा, ये इज इक्वल टू 1। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल मिलेगा हमें 1/12। ठीक है, 1/12 बोले तो 100/12 ऐसे हम लिख पाएंगे बिल्कुल, मतलब 0.08 पर जाएगा। हाँ, 0.08 के क्लोज इसका यार राइट आंसर मिल रहा होगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहां से हमने यार क्वेश्चन को तो सोल्व कर ही लिया, और किस प्रकार से एक बिंदास तरीके से हमने अप्रोक्सीमेशन यहां यूज किया। आई होप आपने यार काफी कुछ सीखा होगा। इस प्रकार की कैलकुलेशन एग्जाम में अगर फंस रही होगी तो हम कैलकुलेशन के बलबूते क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, हम अप्रोक्सीमेशन लेकर आगे बढ़ जाएंगे। और मोस्ट ऑफ केसेस में मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है यार कि हो जाएगा काम, ठीक है ना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइनल आंसर तक यार आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, आगे चले। देखिए AIEEE जो आज जेईई मेंस के नाम से जाना जाता है, इसमें क्वेश्चन आया 2011 में। मोलैलिटी यूरिया सॉल्यूशन की आपको बतानी है। यूरिया का मास आपको दिया है डेसीमीटर क्यूब, लीटर होता है, ये आप सारे बच्चे जानते हैं। ठीक है, मास आपको दिया है और वॉल्यूम आपको दी है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम आपको दी है। ठीक है, बता देंगे यार, बिल्कुल भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सॉल्यूशन इसका इस प्रकार से बन रहा होगा। देखिए, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्वेंट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय सोल्वेंट का मास किसमें, किलोग्राम यूनिट में। क्लियर हुई बात? सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स देखिए 0.0100, इतने ग्राम यूरिया है। इसको अगर 60 से डिवाइड कर दिया जाए, इसको अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो हमें यूरिया के मोल मिल जाएंगे। ठीक है ना, मोलर मास से डिवाइड करें तो मोल मिल जाएंगे यूरिया के, डिवाइडेड बाय सोल्वेंट का मास किलोग्राम में। अब देखिए 0.3000 ये वॉल्यूम है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। यार सॉल्यूशन की वॉल्यूम पानी की वॉल्यूम के इक्वल ही तो होगी। हाँ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही तो होगी। सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है और पानी की जो वॉल्यूम है ये यार अप्रोक्सीमेटली सेम होंगी। एक गिलास पानी हमारे पास है, उसमें कुछ नमक मिलाएंगे, मिर्ची लगाएंगे, तड़का लगाएंगे, उससे आपको क्या लगता है जो पानी है वो कम हो जाएगा या पानी बढ़ जाएगा? पानी तो उतना ही होगा। और कुछ नमक मिलाने से, सोल्ट मिलाने से, शुगर मिलाने से, ये कुछ भी पानी के अंदर हल्का फुल्का मिलाने से पानी का जो अमाउंट है वो तो उतना ही रहेगा। मानते हो नहीं मानते आप? ठीक है, और वॉल्यूम के अंदर बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। मानते हो नहीं मानते बात? अगर वॉल्यूम के अंदर बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा तो मान सकते हैं सॉल्यूशन की वॉल्यूम सोल्वेंट की वॉल्यूम के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। यानी अगर 0.3 लीटर अगर ये आपको दिया है, 0.3 लीटर अगर आपको दिया है, ये कितना है, कितना ml है? 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये 300 ml है। ठीक है, 300 ml है ये। क्लियर हुई बात? और पानी की जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml है, मतलब जितनी वॉल्यूम उतना ही मास ग्राम यूनिट में, जितनी वॉल्यूम ml में 300 ml उतना ही मास ग्राम यूनिट में, यानी 300 ग्राम पानी है। हाँ, यहां से तो यार यही आइडिया मिलता है, 300 ग्राम पानी है। पानी को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, 1000 से डिवाइड कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई। ठीक है, और ये 10 ऊपर जाएगा, ये 0.1 बन जाएगा, 10 ऊपर जाएगा तो ठीक है, ये 0.1 बन जाएगा, 10 ऊपर जाएगा तो डिवाइडेड बाय 60 × 3
60 इंटू 3, ठीक है, यही होगा। अरे क्लियर है ना बात? इसको आप लिख सकते हो 1/1800, हाँ ऐसा लिख पाएंगे आप, ठीक है। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 5.55 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁴, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये वाली बात काम की बात है, इसको ml में कन्वर्ट कर लो। पानी की डेंसिटी जो है 1 ग्राम पर ml है, मतलब जितनी वॉल्यूम ml में है उतना ही मास पानी का ग्राम यूनिट में मिल रहा होगा, ठीक है भैया। 300 ml वॉल्यूम है, 300 ग्राम पानी का मास है, 1000 से डिवाइड किया, ये किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, फिर सोल्व कर लिया। ए ऑप्शन हमें मिलता है इसका राइट आंसर, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आया था, देख लिया हमने। द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। डेंसिटी हमें बतानी है, ठीक है, डेंसिटी हमें बतानी है, बता देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे बताएंगे? सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए क्या दिया है, यूरिया का मास दिया है, यूरिया का मास दिया है, ठीक है। 1000 ग्राम पानी है, 1000 ग्राम पानी बोले तो 1000 ml पानी, हाँ पानी की डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर ml है, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? और इतनी वॉल्यूम सॉल्यूशन की होगी, जो पानी की वॉल्यूम होती है, जो सॉल्वेंट की वॉल्यूम होती है, हमेशा याद रखें अप्रोक्सीमेटली उतनी वॉल्यूम सॉल्यूशन की मिलती है। तो डेंसिटी चाहिए तो सॉल्यूशन का मास बाय सॉल्यूशन की वॉल्यूम। सॉल्यूशन का मास क्या है? इतने ग्राम यूरिया है, इतने ग्राम सॉल्वेंट है, पानी है, तो टोटल मास सॉल्यूशन का कितना हुआ? सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास, ठीक है, ये टोटल मास हुआ, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन की वॉल्यूम। सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या होगी? पानी की वॉल्यूम होगी, दैट इज 1000, ठीक है। क्लियर है ना? ये वाली बात आपको क्लियर है ना? डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन की वॉल्यूम। ये ऑप्शन पता नहीं ऐसे क्यों दिए यार। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतने ग्राम यूरिया, इस डेंसिटी आपसे पूछी है, इस या तो यहां पर डेंसिटी दी थी, हाँ, फिर पूछा क्या है? कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ एरर है, कुछ एरर है। चलिए डेंसिटी तो हम निकाल ही लेते हैं, ऑप्शंस ये नहीं होंगे, कुछ और होंगे ऑप्शंस, ठीक है। फिलहाल जो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने से मुझे राइट पाथवे मिल रहा है, उसे मैं फॉलो करूंगा, ठीक है। तो डेंसिटी यहां से मिल गई है, ये मिल जाती यहां से 1.12, हाँ ये मिल जाती डेंसिटी यहां से। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। डेंसिटी हमने सॉल्यूशन की लिख ली है, डेंसिटी हमने लिख ली है। मोलैरिटी अगर हम फाइंड करना चाहें, मोलैरिटी भी लिख सकते हैं। 1.12 डेंसिटी तो हमने लिख ली है, चलिए मोलैरिटी फाइंड कर लें। मोलैरिटी फाइंड करने में भी कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। मोलैरिटी कैपिटल M, 120 ग्राम मोल में कन्वर्ट कर लो बाय 60, 2 मोल हो गए, ठीक है, बाय वॉल्यूम इन लीटर। 1000 ग्राम मतलब 1000 ml मतलब 1 लीटर, आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। इतनी डेंसिटी होगी और आंसर ये हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डेंसिटी भी हमने फाइंड कर ली और मोलैरिटी भी हमने फाइंड कर ली, चलिए बहुत अच्छी बात है, सब कर लिया। अब इसके अलावा तो क्वेश्चन और कुछ बन नहीं सकता है लैंग्वेज को देखने से।
बाकी एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या होगी आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चेक कर लेंगे। जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन देख लो। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl 250 ml ऑफ 2 मोलर HCl। अरे आसान है ये तो, मेथड में आपको बता चुका हूं। M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3 इंटू V1 प्लस V2, इसको अप्लाई कर दो, मजा आ जाएगा। मोलैरिटी पहले सॉल्यूशन की 0.5 है, वॉल्यूम 750 है, दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2 है, वॉल्यूम 250 है। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमें मिल जाएगी। टोटल वॉल्यूम हमारे पास है 750 प्लस 250, टोटल वॉल्यूम हमारे पास 1000 है। यहां से देखिए क्या मिलता है, ऐड कर लो भाई, बाय 10, 10 से ये 0 कैंसिल हुई, मतलब 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, ठीक है, प्लस 500 इज इक्वल टू M3 इंटू 1000। यहां से 875 इज इक्वल टू M3 इंटू 1000। M3 इज इक्वल टू 0.875, 0.875 ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चले आगे फिर, अरे चले आगे फिर, आगे देखिए। फिलहाल जितनी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने देखी है उन पर बेस्ड क्वेश्चन तो इसी टाइप के बन सकते हैं। उनको सोल्व करने से हमने कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया है। ढेर सारे क्वेश्चन की हमने यार बैक टू बैक बात कर ली है। अब नॉर्मेलिटी से रिलेटेड हम लोग बातचीत कर रहे होंगे। इससे यार डर लगता है मुझे नहीं, स्टूडेंट्स को, ठीक है। और आपकी इस डर को निकालने के लिए, भगाने के लिए ये वाला सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को अगर आपने जान लिया तो और बाकी जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन पाएगा वो तो आप जान ही चुके हैं। साथ में नॉर्मेलिटी के इस डर को भी आप भगा पाएंगे। इतना ही नहीं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को भी आप यार मजबूत बना पाएंगे। नॉर्मेलिटी को डिफाइन कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इससे डिवाइड करना होगा। अब काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ये कौन सी बला है, ये क्या बला है। सिखा देंगे भाई, जब इतना सब कुछ सिखा दिया है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। इतना जान लिया तो ये भी जान जाएंगे। आप एक बात बताएं मुझे, आप एक बात बताएं, नंबर ऑफ मोल कैसे लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल लिखना हो गिवन मास बाय मोलर मास, वहां मोलर मास आता है ना, ऐसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को अगर आप लिखना चाहते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को लिखना चाहते हो, नंबर ऑफ मोल नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये लिखा जाएगा मास बाय, मोलर मास है तो नंबर ऑफ मोल, ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए मास बाय इक्विवेलेंट मास आएगा, मास बाय इक्विवेलेंट मास आएगा। इस प्रकार से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को लिख पाएंगे। इस प्रकार से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को लिख पाएंगे। और ये जो इक्विवेलेंट मास है ना यार, ये जो इक्विवेलेंट मास है, ये जो इक्विवेलेंट मास है, ये होता है मोलर मास बाय वैलेंसी, वैलेंसी और वैलेंस फैक्टर, और वैलेंस फैक्टर, और वैलेंस फैक्टर, ठीक है। और इसे एन फैक्टर भी बोला जा सकता है, और एन फैक्टर, ठीक है। तो ये होगा इक्विवेलेंट मास। अब ये कहां से आया, इसके लिए आपको डेफिनेशन जाननी होगी। तो क्या करेंगे यार,
हम जान रहे होंगे इक्विवेलेंट मास को पहले, ठीक है, डेफिनेशन को जान रहे होंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, एन फैक्टर का क्या मीनिंग है, वैलेंसी के बारे में तो आप जानते हैं, एन फैक्टर क्या है, कहाँ कहाँ पर इसको फाइंड किया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में एन फैक्टर कैसे फाइंड होगा, इक्विवेलेंट मास हम कैसे बता पाएंगे, ये तमाम बातें हम लोग जान रहे होंगे, ठीक है। फिर इसको यहां पर पुट करने से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमें मिलते हैं, ये डिस्कशन हम कर रहे होंगे। और फिर इसको यहां पुट करने से नॉर्मेलिटी हमें मिलती है, इसकी भी हम लोग यार बात कर लेंगे जल्दी, इसकी भी चर्चा कर लेंगे। यानी हमें रिवर्स चलना होगा, पहले इक्विवेलेंट मास को समझना होगा, इक्विवेलेंट मास है क्या, ये क्लियर आपको। नंबर ऑफ मोल के लिए मास को मोलर मास से डिवाइड करना होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना होगा। इक्विवेलेंट मास होता है, फॉर्मूला देख लो, मोलर मास बाय एन फैक्टर, वैलेंसी और वैलेंस फैक्टर। इसकी डेफिनेशन क्या ये समझ लेंगे, इसको यहां पुट करने से क्या होगा ये समझ लेंगे, ये कहां से मिलता है ये समझ लेंगे, तो मुझे लगता है नॉर्मेलिटी से पर्दाफाश हो जाएगा। नॉर्मेलिटी को हम लोग यार दिल और दिमाग के अंदर कैद कर लेंगे। चलिए इसको आसान बनाने के लिए इक्विवेलेंट वेट का सहारा हम लोग ले रहे होंगे, ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट की कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ रहे होंगे। इक्विवेलेंट वेट ऐसा कोई वेट नहीं कि यहां पड़ा हुआ है, यहां मिल रहा है मार्केट में, इक्विवेलेंट वेट खरीद लो आप। क्वेश्चन को सोल्व करने का जरिया है, क्वेश्चन को आसान बनाने का एक तरीका है, ठीक है। एक सब्सटेंस का इतना वेट ये फलाना काम कर रहा है, दूसरे सब्सटेंस का इतना वेट वो सेम काम करने में कैपेबल है, तो आपस में उन वेट्स को हम क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट बोल देंगे। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या वो इक्विवेलेंट है। स्टैंडर्ड कैसे माना गया इक्विवेलेंट वेट को, ताकि और सब्सटेंसेस के वेट को भी कंपेयर करते हुए उसके इक्विवेलेंट बनाते हुए उन सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट मास की बात की जाए। क्या जरिया है, क्या तरीका है, थ्योरेटिकली हम कैसे इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन कर पाएंगे और कैसे इक्विवेलेंट वेट हम कोरिलेट कर पाएंगे। हाँ भैया, या तो इतने वेट की बात कर लो या इतने वेट की बात कर लो, इनके रिस्पेक्ट में सब्सटेंस का कोई वेट रिएक्ट होता है या इतने वेट से डिस्प्लेस होता है दूसरे सब्सटेंस या तीसरे सब्सटेंस के उस वेट को हम इक्विवेलेंट वेट बोल पाएंगे। इसके लिए डेफिनेशन को जानना बेहद जरूरी है। बहुत सारे समझदार लोगों ने डेफिनेशन बनाई है, तो डेफिनेशन के ऊपर शक और शंका ना करें। डेफिनेशन को किस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला में पिरो पाएंगे, है ना, फॉर्मूला में पिरोएंगे, वहां तक की कहानी भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले डेफिनेशन को समझ लो, लॉजिकल तरीके से, लॉजिकल अंदाज से आप डेफिनेशन को देख लो। इक्विवेलेंट वेट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ सब्सटेंस दैट कंबाइन और डिस्प्लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1.008 पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इतने ग्राम हाइड्रोजन या इतने मिलीग्राम हाइड्रोजन दूसरे सब्सटेंस के W ग्राम या X मिलीग्राम के साथ, अगर ये ग्राम में है तो W ग्राम, ठीक है, अगर ये मिलीग्राम में है तो W मिलीग्राम, उसके साथ कंबाइन होता है या डिस्प्लेस करता है। तो ऐसे केस में हम क्या बोल देंगे, बोल देंगे भाई सब्सटेंस का वह वेट W इक्विवेलेंट वेट होगा। W वेट इतने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है या इसको डिस्प्लेस करता है, तो W क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। या फिर 8 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वेट इतना हो, इसके साथ सब्सटेंस का वेट W कंबाइन हो रहा है या W इसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो W क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। या फिर 35.5 पार्ट्स बाय वेट ऑफ क्लोरीन कंबाइन हो रहा है या डिस्प्लेस हो रहा है, इतने ग्राम या इतने मिलीग्राम, इतने ग्राम W के साथ या W मिलीग्राम के साथ कंबाइन हो रहा है या डिस्प्लेस हो रहा है, तो क्या बोल देंगे, W क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। या फिर 108 पार्ट्स बाय वेट ऑफ सिल्वर, सिल्वर का 108 ग्राम या 108 मिलीग्राम, ये वेट जो है ये W ग्राम के साथ या W मिलीग्राम के साथ कंबाइन हो रहा है या वे डिस्प्लेस कर रहा है, तो W क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। आखिरकार ये मतलब कहानी आई कहां से है, देखिए पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एक साथ देखेंगे। यहां से हाइड्रोजन का 1.008 और ऑक्सीजन का 8 किस प्रकार से इक्विवेलेंट है, इसकी पूरी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। इस कहानी से हमें क्या पता चलता है, इस कहानी से हमें पता चलता है कि 1.008 पार्ट्स हाइड्रोजन
पार्ट्स बाय वेट, ठीक है ना, वेट की टर्म्स में, बाय वेट हाइड्रोजन, बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है 8 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ओके, ठीक है, ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है 35.5 पार्ट्स बाय वेट ऑफ क्लोरीन के, ये इक्विवेलेंट है 108 पार्ट्स, कैसे है बया करेंगे भैया, बाय वेट ऑफ सिल्वर के, कैसे है देखिए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इनके मिलने से बनता है H2, इनके मिलने से बनता है H2O। इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए 2 इंटू 1.008, हाँ ये वेट होगा हाइड्रोजन का, 2 मोल है तो 2 इंटू 1.008 ग्राम हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू 1.008 AMU हो जाएगा। ये जो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, ये कंबाइन हो रहा है 1 O के साथ या 1 मोल O के साथ, ये 2 मोल तो ये 1 मोल होगा, ये 2 है तो ये 1 होगा, मतलब ये अगर 1 है तो 1 इंटू 16 हो जाएगा इसका वेट। क्लियर हुई बात। ये AMU में है तो ये भी AMU में, ये अगर ग्राम में है तो ये भी ग्राम में। तो यहां से देखना एक बात क्लियर हो जाती है, 2 8 16, ये जो 1.008 है ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ हाइड्रोजन, ये 8 ग्राम या 8 AMU ऑफ ऑक्सीजन के साथ इक्विवेलेंट है, इसलिए इसको पार्ट्स बोल दिया गया है। यूनिट कुछ भी हो सकती है, अगर ये मिलीग्राम है तो ये भी मिलीग्राम, ये AMU तो ये भी AMU, ये ग्राम तो ये भी ग्राम। बोलिए इक्विवेलेंट है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। देख लिया आपने, पहली बात आपने देख ली। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात को जानिए, समझिए, दिल को लगाइए। दूसरी बात यह है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl बनाते हैं, ठीक है ना, HCl बनाते हैं, 1 1 है, हाँ स्टोइकियोमेट्री से देखिए कोफिशिएंट 1 1 है। यहां से 1.008 हाइड्रोजन, 35.5 ऑफ क्लोरीन, ये AMU तो ये भी AMU, ये ग्राम तो ये भी ग्राम। तो यहां से क्या बोल देंगे, इतने पार्ट्स बाय वेट हाइड्रोजन, इतने पार्ट्स बाय वेट क्लोरीन के साथ इक्विवेलेंट है। हाँ ये वाली बात भी क्लियर हो गई है। तीसरी बात देख लो, थर्ड पॉइंट और देख लो, थर्ड पॉइंट और देख लो, 108 पार्ट बाय वेट ऑफ सिल्वर, 108 पार्ट्स बाय वेट ऑफ सिल्वर, ये वाली बात और देख लो। सिल्वर का ये वाला कंपाउंड होता है, सारे बच्चे जानते हैं। इसको अगर डिकम्पोज कर दिया जाए गर्म करके, अगर इसको तोड़ दिया जाए तो Ag प्लस Cl, ठीक है, फिर बाद में Cl2 बना लेगा, ऐसा ही तो होगा। बैलेंस करने की यहाँ फिलहाल तो जरूरत है नहीं, इसको बैलेंस करना चाहते हैं लिख लो, हाँ इसको बैलेंस करने की जरूरत है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है ही। तो क्या देखा आपने, 35.5 क्लोरीन, इतने पार्ट्स बाय वेट क्लोरीन, इसका मास 108 है, 1 का मास 108 है, 108 पार्ट्स बाय मास ऑफ सिल्वर के साथ इक्विवेलेंट है। हाँ अगर ये तमाम बातें अगर हमें देखने को मिल रही हैं तो आपस में ये इक्विवेलेंट है। इस प्रकार की रिएक्शन से, इस प्रकार के केमिकल बिहेवियर से ये सब कुछ सामने आया है। अगर इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन को स्टैंडर्ड मानना है किसी एक के रिस्पेक्ट में, तो ये संभव नहीं हो सकता है। केवल हाइड्रोजन के मास को यूज करते हुए इक्विवेलेंट मास को अगर हम डिफाइन कर दे तो ये संभव हो नहीं सकता है। सभी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता नहीं है, तो इसलिए इन सब से अगर हमने इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन को बना लिया है, आपस में इन मासेस को इक्विवेलेंट मान लिया है इस प्रकार के केमिकल बिहेवियर से, तो फायदा क्या होगा, कोई सब्सटेंस इसके साथ रिएक्ट नहीं हो रहा है, क्या पता इसके साथ रिएक्ट हो रहा है या फिर इसके साथ रिएक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार के अलग अलग सब्सटेंसेस को यूज करने से, डेफिनेशन में इंक्लूड करने से कोई भी दूसरा सब्सटेंस बच नहीं पाएगा, है ना। हो सकता है इसके साथ रिएक्ट ना करता हो, बाकी और सभी के साथ या इनमें से कुछ के साथ या किसी एक के साथ तो रिएक्ट करता मिलेगा, मिलेगा ही नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो फिर यार वहां से हम
उसके इक्विवेलेंट मास की बात कर पाएंगे। इससे नहीं कर पाएंगे, बाकी से कर लेंगे भैया। इतने वेट के साथ सब्सटेंस का जो भी वेट इक्विवेलेंट है और ये वेट इतने वेट के साथ इक्विवेलेंट है, तो हो गया भैया वो वेट इक्विवेलेंट वेट, है ना। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो काफी सारे बच्चे कहेंगे अभी तक तो कुछ कुछ समझ आ गया है, आगे बताने क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, या फिर हम उतना सोच पाएंगे नहीं सोच पाएंगे जितना एग्जाम के अंदर आता है। बिल्कुल सोच पाएंगे। बेसिक तो यार इतना सा ही है, हाँ बेसिक तो इतना सा ही है। इस बेसिक को अप्लाई करने से आप जान पाएंगे कि हाँ किसी एक के रिस्पेक्ट में बात करने की बजाय सभी के रिस्पेक्ट में बात इसलिए की है, क्या पता कौन सा एलिमेंट आ जाए, क्या पता हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट ही ना करता हो, क्या पता हाइड्रोजन का जिक्र ही ना कर रखा हो, क्लोरीन का जिक्र कर रखा हो। तो डेफिनेशन में इतने सारे सब्सटेंसेस को इंक्लूड करने से एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगी कि हाँ भाई कोई और एलिमेंट हुआ तो इनमें से किसी भी के साथ रिएक्ट करवाते हुए या किसी के साथ रिएक्शन को जानते हुए इक्विवेलेंट मास को डिफाइन करते हुए, ठीक है ना, हम किसी दूसरे सब्सटेंस के लिए इक्विवेलेंट मास को आसानी के साथ बता पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे। हाँ इनके साथ अगर रिलेशन आपको मिल जाता है तो किसी और सब्सटेंस के साथ अगर रिएक्शन हो रही है तो रिलेशन को डेवलप करने में आसानी के साथ हम लोग यार कामयाब हो पाएंगे। ये क्वेश्चन के दौरान आप जान पाएंगे। फिलहाल आप ये देख लो, ये मास जो आपस में इक्विवेलेंट है और इनके साथ कंबाइन होने वाला मास या इन मास को डिस्प्लेस करने वाला कोई मास इक्विवेलेंट मास कहलाएगा उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का। ठीक है, चले फिर आगे। चलिए, ये तमाम बातें अगर आपने जान ली है तो छोटा सा क्वेश्चन देखिए। सल्फर 2 क्लोराइड बनाता है, इसमें सल्फर का इक्विवेलेंट मास इतना, इससे हमें क्या फर्क पड़ता, हमें तो सल्फर का इक्विवेलेंट मास इसमें बताना है। ये तो केवल आपको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए एक डेफिनेशन दे रखी है कि सल्फर का इक्विवेलेंट मास इतना है, कोई टेंशन वाली बात, हमें तो इससे मतलब है। 2 सल्फर 2 क्लोरीन कंबाइन होकर ये वाला कारनामा करते हैं, H2Cl2 बनाते हैं, ठीक है ना, H2Cl2 बनाते हैं। क्लियर है ना ये बात। तो देखिए 2 × 32, 2 सल्फर का मास इतना और 2 क्लोरीन का मास 2 × 35.5। बाय डेफिनेशन तो 35.5 के रिस्पेक्ट में आप देखिए कितना मास कंबाइन हुआ है। 35.5 के रिस्पेक्ट में कितना मास कंबाइन हुआ है, वो मास इक्विवेलेंट मास होगा। 32 कंबाइन हुआ है। दिस 32 मास इज नेम्ड एज इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर। हाँ, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अरे वाह, हाँ, इसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन होता तो क्या देखते, 1.008 ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, 1.008 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऑक्सीजन होता तो 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सिल्वर होता तो 108 पार्ट्स ऑफ सिल्वर के रिस्पेक्ट में। हाँ, इनको स्टैंडर्ड मान लिया गया और इसके रिस्पेक्ट में जो भी मास होगा, जो कंबाइन हो रहा होगा, दैट मास विल बी नेम्ड एज इक्विवेलेंट मास। ये देख लो, सल्फर का इक्विवेलेंट मास इसमें 8 है। इससे क्या मतलब है, हमें तो सल्फर का इक्विवेलेंट मास इसमें देखना है, जिसमें देखना उसकी बात करो ना यार। 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन कंबाइन हुए SO3 बना, बेहद सिंपल काम है। 1 सल्फर का मास 32, 3 ऑक्सीजन का मास कितना है, 3 × 16, 3 × 16। बाय डेफिनेशन कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 8 के साथ जो कंबाइन हो रहा है, दैट मास विल बी नेम्ड एज इक्विवेलेंट मास। तो क्या करेंगे, एक तो इस 3 को इस तरफ भेज देंगे, दूसरा इसको 8 बना देंगे। ठीक, 8 कैसे बनाएंगे, 2 8 = 16 और 2 1 = 2, 2 6 = 12, मतलब 16/3 इज इक्विवेलेंट टू 8। ठीक है, तो 16/3 क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। 16/3 इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। सो O के स्टैंडर्ड वेट 8 के साथ कंबाइन हुआ है। डेफिनेशन में यही तो देखा हमने। चलिए, वेरी गुड, इसका आंसर आ गया, सॉल्यूशन इसका हमने देख लिया डिटेल में। इससे कोई मतलब नहीं है, SO2 पर हमें क्यों कमेंट करना। और वैसे वेरीफाई करना चाहो तो आपको ये इसी प्रकार से इतना ही मिलेगा सल्फर का इक्विवेलेंट वेट इसके अंदर, ठीक है ना। और यहां भी आप वेरीफाई करना चाहो, सल्फर का इक्विवेलेंट वेट इस HCl2 में इतना ही मिलेगा आपको। ठीक है, ये H2Cl2 के लिए आपने कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है, SO3 के लिए आपने कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। और अब बात कर लेंगे इसकी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बताना है। थर्ड पार्ट देखिए क्या है,
अब बात कर लेंगे इसकी। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। 74.5 ग्राम ऑफ मेटालिक क्लोराइड, मतलब मेटल भी है क्लोरीन भी है, कंटेन्स इतने ग्राम क्लोरीन, इतने ग्राम क्लोरीन है, 35.5 ग्राम क्लोरीन है। मेटल कितने ग्राम है? टोटल मास देखिए मेटल क्लोराइड का इतना है, इसमें से क्लोरीन का मास माइनस कर देंगे तो मेटल का मास मिल जाएगा। मेटल क्लोरीन, क्लोरीन का मास 35.5 है, मेटल का मास कितना होगा? 35.5 माइनस करो, ये मिल जाएगा 39, ठीक है ना। अब क्लोरीन का ये वाला मास मेटल के जिस मास के साथ रिएक्ट हुआ है, कंबाइन हुआ है, इसी मास को तो इक्विवेलेंट मास बोलेंगे। हाँ, डेफिनेशन यही तो कहती है, इसी मास को तो हम लोग इक्विवेलेंट मास बोल देंगे। चले आगे फिर फोर्थ पार्ट देखिए। 0.84 ग्राम ऑफ मेटल हाइड्राइड कंटेन्स 0.04 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मेटल हाइड्राइड का मतलब क्या? मेटल है और हाइड्रोजन है, मेटल है हाइड्रोजन है। अगर कंप्लीट मास ये मेटल हाइड्राइड का 0.84 है और हाइड्रोजन का मास इसमें 0.04 है, हाइड्रोजन का मास 0.04 है, तो मेटल हाइड्राइड के मास में से हाइड्रोजन का मास माइनस करेंगे तो मेटल का मास 0.80 मिल जाएगा, मेटल का मास इतना मिल जाएगा। ये मास हाइड्रोजन के इतने मास के साथ इक्विवेलेंट है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ, देखिए मेटल इतने ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुई, जब मेटल का वेट 0.80, तो टोटल आपको 0.84 ग्राम मेटल हाइड्राइड मिलता है। क्लियर है? अब बाय डेफिनेशन हाइड्रोजन का वेट कितना होना चाहिए? 1.008 होना चाहिए, तब जो भी वेट मेटल का मिल रहा होगा दैट इज इक्विवेलेंट वेट। 1.008 बोले तो अप्रोक्सीमेटली 1, ठीक है। डिवाइड करेंगे 0.80 डिवाइडेड बाय 0.04, तो ये 20 आ जाएगा। मतलब 20 ग्राम ऑफ मेटल इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और अप्रोक्सीमेटली 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये ग्राम में है, तो ये ग्राम में है। दिस वेट ऑफ मेटल विल बी नेम्ड एज इक्विवेलेंट वेट। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे चल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके इंतजार में है प्यारे दोस्तों। 1 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइंस विद 8.89 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज। इसके लिए हमें डेफिनेशन को एक्सटेंड करना होगा और ब्रोमीन के स्टैंडर्ड मास का पता करना होगा जिसके साथ मेटल कंबाइन हो, और उस वेट को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो कैसे एक्सटेंड किया जाए? AgBr एक फेमस कंपाउंड, इसके बारे में सारे बच्चों ने सुना होगा। ये Ag प्लस Br में टूट सकता है, और ये जो Br है ना, ये Br2 फर्दर बना सकता है, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखने वाली बात क्या है, 1Ag 1Br कंबाइन हुआ था तभी AgBr बना था, और 1Ag और 1Br इसके टूटने से अलग हो रहे होंगे, रीजन जो भी हो। अब 1Ag का मास कितना? 108, और 1Br का मास कितना? 80। हाँ, एटॉमिक मास इतना है। 1 ब्रोमीन का मास 80 है। तो 108 सिल्वर, 108 ग्राम या 108 AMU सिल्वर 80 ग्राम ब्रोमीन या 80 AMU ब्रोमीन के साथ कंबाइन होकर ये बनाता है। तो ब्रोमीन के इस मास को जो स्टैंडर्ड मास के साथ कंबाइन होकर AgBr बनाता है या फिर इस मास से अलग होता है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन। इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन। ये ब्रोमीन का इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है। एक फेमस कंपाउंड से हमने इस प्रकार से ब्रोमीन की इक्विवेलेंट वेट का पता कर लिया। अब मेटल और ब्रोमीन किसी और एक्सपेरिमेंट में, किसी और केस में इस प्रकार से कंबाइंड है। 1 ग्राम मेटल 8.89 ग्राम ब्रोमीन के साथ कंबाइंड है। ब्रोमीन का स्टैंडर्ड वेट 80 होना चाहिए, तब जाकर मेटल का जो वेट कंबाइन हो रहा है उस वेट को हम इक्विवेलेंट वेट बोल पाएंगे। मतलब इसको 80 बनाना है, तो एक काम करो, इन दोनों को 8.89 से डिवाइड करो। 8.89 से इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, ये 1 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा 8.89 से डिवाइड करने पर। इसको मैं 80 बनाना, इसको 80 से मल्टीप्लाई करो, और सेम ऑपरेशन यहां भी अप्लाई करना, इसको भी 80 से मल्टीप्लाई करो। इस स्टैंडर्ड वेट ब्रोमीन के साथ जो मेटल का वेट कंबाइन होगा, ये इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। बोलो, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये हाँ, ये इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। और 80/8.89
ये क्या मिलता है 80/9 जो होगा ना यार, ये होगा 9 9 जा 81 है ना। अगर ये 9 होता तो ये 9 के क्लोज मिलता। ठीक है, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं यार, इतने भी क्या ही टेंशन लेनी है। 8.89, इसको अगर 8.89 से अगर डिवाइड करें 80 को तो क्या मिलता है, 8 पर जाएगा क्या, 9 8 जा 72, 8 8 जा 64 प्लस 7 71। ठीक है, 8 8 जा 64 प्लस 7 71। ठीक है, तो ये मिलता है, ये कुछ इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, 8 8 8। ठीक है, और फिर ये अगेन 8 पर ही जाएगा, है ना, मतलब 8.8 के क्लोज, मतलब ये 9 आ जाएगा। ठीक है, ये 9 आ जाएगा, यहां से क्लियर हो गया, ये 9 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 9 आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 9 आ जाएगा। ठीक है, 80 ग्राम ब्रोमीन के साथ जो मेटल का वेट कंबाइन हुआ है, दैट इज इक्विवेलेंट वेट, दैट इज इक्विवेलेंट वेट। तो आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा 9। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाए होंगे। आगे चलते हैं। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड टू कंबाइन विद 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज कंबाइंड विद द 4 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इज, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इज। यार इसको हमें 80 बनाना है ना, बात तो वही है। तो कैल्शियम ब्रोमीन, कैल्शियम का जो वेट है ये 1 ग्राम है और ब्रोमीन का जो वेट है 4 ग्राम है। ठीक है, ब्रोमीन को हमें 80 ग्राम बनाना है, तो क्या करना होगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये आपस में इक्विवेलेंट है। हाँ, सेम ऑपरेशन हमने अप्लाई किया, 20 से इसको मल्टीप्लाई किया, 20 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो इस 80 ग्राम के साथ इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का देखिए 20 मिलता है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड। हाँ, स्टैंडर्ड वेट हमने ब्रोमीन का पता कर लिया भैया, जिसको डेफिनेशन में एक्सटेंड किया जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है, 80 ग्राम है। इसके रिस्पेक्ट में मेटल का जो भी वेट आएगा कंबाइन हो रहा होगा उसको हम इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आगे देखिए, एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। A1 ग्राम ऑफ एलिमेंट गिव्स A2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। सॉल्यूशन देखिए, A1 ग्राम एलिमेंट है, A2 ग्राम ऑक्साइड दे रहा है, इक्विवेलेंट वेट हमें एलिमेंट का चाहिए। तो एक काम कीजिए, एलिमेंट का मास A1 ग्राम और ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का मास क्या होगा, ये ऑक्साइड अगर A2 ग्राम है, इसमें से एलिमेंट का मास माइनस कर दें तो यही तो होगा, ऑक्सीजन का मास यही तो होगा। हाँ भैया, एलिमेंट के साथ O कंबाइंड है, ऑक्सीजन कंबाइंड है, टोटल मास A2 मिल रहा है, इसमें से अगर A1 एलिमेंट का मास माइनस कर दिया तो ऑक्सीजन का मास मिल गया हमें A2 माइनस A1। क्लियर हुई बात। अब क्या किया जाए, इसको हमें 8 बनाना है। 8 कैसे बनाएंगे, एक काम कीजिए, दोनों को यार A2 माइनस A1 से आप डिवाइड कीजिए ताकि 1 बन जाए, और फिर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये स्टैंडर्ड मास 8 ग्राम आ जाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में जो भी एलिमेंट का मास रहेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट मास। देखो यार, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एलिमेंट का मास इतना है, ऑक्साइड का मास इतना है, इसमें एलिमेंट और ऑक्सीजन दोनों हैं, तो एलिमेंट के मास को माइनस कर देंगे तो किसका मास मिलेगा, ऑक्सीजन का। ये क्लियर है। अब क्या किया मैंने, अब मैंने इसी चीज से दोनों को डिवाइड किया ताकि 1 बन जाए, है ना। सेम ऑपरेशन दोनों तरफ अप्लाई किया जा सकता है, 1 बन जाए। फिर 8 से इसको मल्टीप्लाई किया, 8 से इसको मल्टीप्लाई किया। बाय डेफिनेशन
O का स्टैंडर्ड मास 8 है, इसके रिस्पेक्ट में जो भी मेटल का मास होगा, जो भी एलिमेंट का मास होगा, जो भी सब्सटेंस का मास होगा जो कंबाइन हो रहा है या डिस्प्लेस हो रहा है, उसको हम इक्विवेलेंट मास बोल देंगे. दिस विल बी नेम्ड एज इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट. चले आगे, एक बार फिर से देखिए. क्लोराइड पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया. पहले ऑक्साइड पर बेस्ड था, अब क्लोराइड पर बेस्ड क्वेश्चन है. हो जाएगा ये भी. A1 ग्राम ऑफ एलिमेंट गिव्स A2 ग्राम ऑफ इट्स क्लोराइड. ठीक है. कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट. एक तरफ एलिमेंट है और एक तरफ क्लोरीन है. एक तरफ एलिमेंट, एक तरफ क्लोरीन है. एलिमेंट है, एक तरफ क्लोरीन है. A1 ग्राम ऑफ एलिमेंट. ठीक है. क्लोराइड A2 ग्राम. तो क्या किया जाए, A2 में से A1 को माइनस किया जाए ताकि क्लोरीन का मास मिल जाए. हाँ, क्लोराइड में तो एलिमेंट भी और क्लोरीन भी है. एलिमेंट का मास माइनस कर दो, क्लोरीन का बच जाएगा. A2 में से A1 को माइनस किए, क्लोरीन का मास हो जाएगा. क्या करें, इसको 1 बना ले, फिर 35.5 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी और इसको भी. क्या होगा, ये स्टैंडर्ड मास, इसके रिस्पेक्ट में जो भी एलिमेंट का मास कंबाइन हुआ है दैट विल बी नेम्ड एज इक्विवेलेंट मास. तो इसको 1 कैसे बनाए, जो ऑपरेशन यहां अप्लाई करना होगा वो यहां भी अप्लाई करना होगा. A2 माइनस A1 से इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो. A1 बाय A2 माइनस A1 ये हो जाएगा, और A2 माइनस A1 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 बन जाएगा. अब क्या करें, 35.5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 35.5 से मल्टीप्लाई. सेम ऑपरेशन यहां भी अप्लाई करना होगा. और ये वाला जो वेट है ये स्टैंडर्ड वेट है क्लोरीन का. इसके साथ जो भी एलिमेंट का वेट देखिए कंबाइन हुआ है, क्लोराइड जिसने बनाया है कंबाइन होकर, ये वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस. अब देखिए, यहां देखिए, ऑक्साइड ऑफ मेटल हैज 32% ऑक्सीजन. इक्विवेलेंट वेट वुड बी, परसेंटेज का मामला तो भी घबराएंगे नहीं. कैसे, सॉल्यूशन देखिए. एक बात बताओ, अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज 32 है तो मेटल की परसेंटेज क्या होगी, 100 में से माइनस कर दो यार, 68% मेटल होगा. यही तो होगा. अब क्या करें, इसको पहले 1 बना लो, 1 बना लो. ठीक है. फिर 8 बना दो, इंटू 8 कर दो. 1 बना दिया, 32 से इसको भी डिवाइड किया, इसको भी किया, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 बना दिया. बाय डेफिनेशन यही तो है. हाँ, O का मास 8 ग्राम जो भी मेटल के मास के साथ कंबाइन होगा दैट मास विल बी नेम्ड एज इक्विवेलेंट मास. ठीक है. यहां से देखिए, 17 ग्राम ऑफ मेटल इज इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. हाँ, ये स्टैंडर्ड वेट है O का, जिसके साथ मेटल का जो वेट कंबाइन होगा दैट विल बी नेम्ड एज इक्विवेलेंट वेट. तो 17 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट. 17 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट. आगे देखिए, वीडियो को पॉज करें. सिमिलर क्वेश्चन आपके सामने. व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड इन विच ऑक्सीजन इज 20%, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज. अरे वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. एलिमेंट, ऑक्सीजन. सॉल्यूशन देखिए, ऑक्सीजन अगर 20% है, ठीक है, तो एलिमेंट 80% होगा. हाँ भैया, 100 में से माइनस करो, एलिमेंट की परसेंटेज आपको मिल जाएगी. फिर इसको 1 बनाए, ठीक है, फिर इसको 8 बनाए, 8 से इसको मल्टीप्लाई करें, 8 से इसको मल्टीप्लाई करें. अरे वाह, 32 इस 8 ग्राम ऑफ O के साथ इक्विवेलेंट है. दिस 32 विल बी नेम्ड एज इक्विवेलेंट वेट. हाँ भाई, ये वाली डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है, देखो ना यार, ये वाली डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है, कौन से वाले, ये वाली डेफिनेशन कि वेट आपस में इक्विवेलेंट है और इनके साथ जो भी वेट यार कंबाइन हो रहा होगा या जो भी वेट इनको डिस्प्लेस कर रहा होगा, इतने वेट को, इन स्टैंडर्ड वेट को डिस्प्लेस कर रहा होगा, उनको इक्विवेलेंट वेट हम बोल देंगे. चलिए, वेरी गुड, मजा आ गया, मजा आ गया. अब हम बात कर रहे होंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की
किसकी बात कर रहे होंगे? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की हम बात कर रहे होंगे। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की इंट्रोडक्शन हम लोग आज देख रहे होंगे इस सेशन में, और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन के अंदर हम लोग इसके एप्लीकेशन पार्ट को जान रहे होंगे और इसको फिनिश कर रहे होंगे। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है व्हेन टू सबस्टेंसेस रिएक्ट द इक्विवेलेंट्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ वन सब्सटेंस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अदर एंड इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी प्रोडक्ट विल आल्सो बी इक्वल टू दैट ऑफ रिएक्टेंट। यानी इस प्रकार की अगर कोई रिएक्शन है A प्लस BB गिव्स अस CC प्लस DD, गिव्स अस CC प्लस DD, इस प्रकार की अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट के आपस में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल मिलेंगे और साथ में प्रोडक्ट के भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्टेंट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के इक्वल मिलेंगे, अलग अलग से। कैसे? ऐसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ वन रिएक्टेंट A will be equal to number of gram equivalents of another reactant B. Also number of gram equivalents of any product will be equal to any reactant, number of gram equivalents of any reactant, यानी number of gram equivalents of C जो है ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ A के भी इक्वल होंगे और B के भी इक्वल होंगे क्योंकि आपस में इक्वल है। और एक और प्रोडक्ट है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ डी भी इनके साथ इक्वल मिल रहे होंगे। एक और प्रोडक्ट डी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ डी भी इनके साथ इक्वल मिल रहे होंगे। इसको वेरीफाई करेंगे हम लोग, है ना, डिफरेंट केसेस पर अप्लाई करके देखेंगे क्या ये बात सत्य है। हाँ, कटु सत्य है, बिल्कुल कड़वा सच है, दिखने में उतनी फील नहीं आ रही है लेकिन बात तो बिल्कुल 100% की है। अप्लाई करेंगे तो हम जान रहे होंगे। ठीक है, तो इस बात को जानने के लिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को डिटेल में समझने के लिए एक कंसेप्ट बूस्टर सेशन में हमारी मुलाकात हो रही होगी। फिलहाल इस सेशन में इतना काफ़ी है। उम्मीद है मज़ा आया होगा, जमकर आपने पढ़ाई की होगी, प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो यार विदाई का वक्त हो गया है, फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और यूं ही आगे बढ़ते रहें। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं। आप लोगों के कमेंट्स को मैं यार दिल से रीड करता हूं, समझता हूं और आप लोगों की प्रॉब्लम को जल्द से जल्द शॉर्ट आउट करने की मैं कोशिश भी करता हूं और आगे भी कर रहा हूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपकी रह गई है तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन भी आपको आगे चलकर मिल रहा होगा वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, तो चले फिर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।